हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएससीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 का पौधों में पोषण हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम लोग चैप्टर 2 जो कि आपके बारे में है, किसके बारे में, तो प्राणियों में पोषण, इसका पार्ट 1 हमने पहले ही कवर करा दिया है। तो इसका हम लोग जो है सो पार्ट 2 को लेकर हम लोग इस बार हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अगर यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 देखें और फिर से आप लोग जो है सो पार्ट 2 को आके देखें, ठीक। तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में पढ़ते हैं, दांत के बारे में। चलिए, ये जो दांत होता है आपका क्या होता है, रत्नक होता है। अगर चवर्णक किसको बोला है तो यहाँ पे जो जहाँ दांतें होती है उसको, जो सामने में होता है उसको क्या बोला जाता है, कृदंत बोला जाता है। और इधर जो चवर्णक, चौगा चौगा हम लोग जैसे बोलते हैं, जिस इधर जो कोना में होता है और बड़ा बड़ा जैसा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो चवर्णक बोला जाता है, ठीक। चलिए, यहाँ पे बोलता है कि ऐसे अलग अलग प्रकार के दांत वाले प्राणी विषमदंती कहलाते हैं। जिसका मतलब दांत जो है सो एक टाइप का नहीं, बहुत सारा टाइप से मिलकर बना होता है। वो सारे जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो विषमदंती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हेट्रोडोंट बोलते हैं, ठीक। चलिए, अब एक दांत होता है कि दूध के दांत एवं अस्थायी दांत, इन दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दूध के दांत क्या होता है, चलिए। बोलता है, बचपन में जो दांत निकलते हैं उसे दूध के दांत कहा जाता है। इसकी संख्या 20 होती है। 8 वर्ष की आयु तक ये दांत गिर जाते हैं। उसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 20 होती है, ठीक। कितना, 20 होती है। और इसका जो मतलब कब तक ये रहता है, तो 8 वर्ष तक, ठीक। 8 वर्ष के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। बोलता है, और इसकी जगह अस्थायी दांत निकलते हैं। यानी अभी जो हम लोगों के फिलहाल है 8 साल के बाद से जो दांतें हैं वो सभी क्या दांतें कहलाती है, अस्थायी दांतें कहलाती है, ठीक। बोलती है, इनकी संख्या 32 होती है, जिसमें से 16 दांत ऊपरी जबड़े में तथा 16 दांत निचले जबड़े में होते हैं। सामान्यतः अस्थायी दांत स्वस्थ व्यक्ति में जीवन भर रहते हैं तथा वृद्धावस्था में यह प्रायः गिरने लगता है। यानी जब ये हमारा दूध का दांत खत्म हो जाता है तो हमारा फिर से क्या होता है, 32 दांत जो होता है, टोटल कितना, 16 दांत जो होता है ऊपरी जबड़े में और 16 दांत निचले। और ये समस्त शरीर में मतलब जीवन भर रहता है। लेकिन जब बुढ़ापा हो जाता है धीरे धीरे वो भी क्या होता है, गिरने लगता है, यानी टूटने लगता है, ठीक। बोलता है कि मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। इस अवस्था को द्विदंती कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, द्विदंती कहा जाता है, ठीक। जिस बार एक बार पहले बचपन का जो दांत आया उसको, और फिर एक बार जो अस्थायी दांत आया, दोनों जो मतलब कहलाएंगे तो इस तरह कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, द्विदंती कहेंगे, डाइफोइडियन इंग्लिश में इसको कहेंगे, ठीक। चलिए, इसके काम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या इसका काम होता है। हर एक मतलब अलग अलग टाइप का आपका क्या होता है, दांत पाया जाता है। अगर चौवर्णक कृदंत आपका हो गया, चवर्णक हो गया, और क्या क्या था, ठीक। तो बोलता है, दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब इस भोजन का क्या होता है, क्या हमारे मुंह में उत्पन्न लार की इसमें कोई विशेष भूमिका है। तो चलिए हम लोग अगला जो है सो नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। यहाँ पे है कि लार एवं उसमें उपस्थित एंजाइम जटिल भोजन स्टार्च को जो है सो सरल भोजन माल्टोस में कैसे परिवर्तित कर देता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक आपका जो है सो स्टार्च का परीक्षण के क्रियाकलाप भी दिया हुआ है, ठीक। इस क्रियाकलाप को आप करवा सकते हैं, मतलब जैसे आप लोग स्कूल में हो सकता है प्रैक्टिकल करवा सकता है, करवाएं। चलिए, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का मेन पॉइंट है वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक। इस सब का क्रियाकलाप जो है सो आपका आपके मतलब स्कूल में ये सब करवाने का है। चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, दंत क्षय। दंत क्षय यानी दांत का जो है सो धीरे धीरे खत्म होना। चलिए, दंत क्षय से सावधान। आपने देखा होगा कि अधिक टॉफियाँ खाने वाले बच्चों के दांत अक्सर सड़ जाते हैं। जो ज़्यादा मतलब जो बच्चे ज़्यादा मतलब चॉकलेट खाते हैं उसके क्या होता है, धीरे धीरे दांत सड़ने लगते हैं। बड़े भी अगर अपनी दांतों को सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो उनकी अस्थायी दांतें हमेशा के लिए सड़ जाएंगे और कीड़े लगकर टूट जाएंगे। यानी दांतों की सफाई, इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखें कि दांतों की सफाई जो है सो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। सबों के लिए, सभी एज के लिए, ठीक। बोलता है, सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं जिसमें हमें कोई हानि नहीं होती है। खाना खाने के बाद अगर मुख ठीक से साफ नहीं करते हैं तो अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगता है। यानी हमारे मुंह में भी क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। अगर यदि हम लोग खाना खाते हैं और मुंह को साफ नहीं करते हैं तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे जो है सो जहरीला मतलब आपके लिए जो फायदेमंद नहीं होता है उसके जीवाणु में वो परिवर्तित होने लगता है, ठीक। बोलता है, ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन के शर्करा का विघटन कर अम्ल स्रावित करते हैं तथा दांतों को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। क्या बोलता है, भोजन के शर्करा का विघटन करके ये क्या कहता है, अम्ल स्रावित करता है। यानी हमारे दांत के बीच में जो
भोजन भोजन फंसा हुआ रहता है उसके बीच क्या करता है, भोजन की शर्करा का विघटन कर देता है और ये अम्ल स्रावित करता है। मतलब वो भोजन की शर्करा जो हम लोग खाते हैं उससे जो शर्करा प्राप्त होता है उसको क्या करता है, विघटन कर वो अपना मतलब ले लेता है। और लेकिन वो जब मतलब उससे ले लेता है तो उससे वहाँ से क्या किस चीज़ का निर्माण होता है, तो अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो बोलता है तथा दांत को धीरे धीरे क्षति पहुँचाते हैं, तो इसे क्या आप क्या बोला जाता है, दंत क्षय कहा जाता है। ठीक, इसलिए आप लोग भी मुँह धोइए तो अच्छे से मुँह धोइए, रोज धोइए। अगला बोलता है कि जीभ। जीभ क्या होता है, जीभ से तो आप खूब परिचित हैं, तरह तरह के स्वाद का मजा भी जीभ के कारण ही संभव है। जीभ यानी आप लोगों का जीव। ठीक, बोलता है यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल यानी क्रियाकलाप दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्रियाकलाप 4 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग जहाँ से है वहाँ से हम लोग पढ़ते हैं मेन पॉइंट। देखिए तीखा का जो हम लोग अनुभव होता है वो किस एरिया से होता है, तो इस एरिया से। ठीक, और हम लोग खट्टा का जो हम लोग जब खाते हैं तो खट्टा जो एहसास होता है तो किसके कारण होता है, तो इस एरिया के कारण होता है। ठीक, यहीं पे हम लोग जब कुछ खट्टा पदार्थ पहुँचता है तो हम लोग जान पाते हैं कि ये खट्टा होता है। कौन सा एरिया है खट्टा वाला, तो इधर भी है और इस साइड में भी है। ठीक, बोलता है नमकीन वाला एरिया जस्ट उसके थोड़ा आगे होता है। ठीक, इधर भी और इधर भी दोनों साइड में होता है। जैसे यहाँ पे खाना पहुँचता है तो हम लोग ये कहते हैं कि नमकीन है भोजन। और मीठा वाला जो हम लोग सबसे पहले लग जाता है मीठा, तो हमारा सबसे आगे भाग में ही आ जाने से हम लोगों को पता चल जाता है कि मटेरियल कैसा है, तो मीठा है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है जीभ पर स्वाद के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों से हम लोग अलग अलग जो है सो स्वादों का अनुभव करते हैं। मीठा का आपका सबसे आगे, उससे थोड़ा पीछे हम लोग जाएंगे तो यहाँ से हम लोग नमकीन का स्वाद लेंगे, और उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम लोग खट्टा वाला स्वाद यहाँ से लेंगे। और तीखा जो बहुत अच्छा लगता है, तीखा वाला स्वाद जो झाल जिसको बोल सकते हैं, तो यहाँ से कहाँ से लेते हैं, तो तीखा वाला स्वाद जो होता है बीचों बीच यहाँ से लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग नीचे और पढ़ते हैं इधर। जीभ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे और गुहा के अधरतल से जुड़ी होती है। यानी क्या ये टोटल कहीं पे भी इसका हड्डी उड्डी कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब पेशी यानी मांस मांस जैसा ही रहता है। ठीक, सिर्फ इसमें इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आप लोग जीभ जीभ को आपके पास किसी भी तरह से उसको मुड़ा सकते हैं, ऊपर नीचे आप नाक पर चढ़ा सकते हैं, कहाँ पे भी। ठीक, जीभ का मुख्य कार्य भोजन को लार से मिलाना एवं उसे निगलने में सहायता करना है। तो जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को जो है सो लार में मिलाना और उसे निगलने में सहायता करना, जीभ का जो है सो मेन कार्य होता है। पीछे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। साथ ही जीभ में हमें बोलने में भी मदद करता है। साथ ही ये जो जीभ है हमें क्या बोलने में भी सहायता करता है। सुरीला आवाज़ या कुछ भी बोल पाते हैं, तो हमारा जीभ नहीं पिटेगा तो कैसे बोलेंगे। ठीक, जीभ से हम लोग बोल पाते हैं। ठीक, जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं, यानी वो नमकीन मीठा तीखा कैसे सब स्वाद है, तीखा सारा जो है सो मतलब क्या होता है, स्वाद कलिकाएँ मतलब हर एक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र के लिए पहचान के लिए मतलब रहता है। ठीक, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद पता चलता है। आइए अब हम मुख एवं मुख गुहा के अगले बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जीभ से नीचे थोड़ा जाएंगे, तो जीभ से जब हम नीचे जाएंगे तो कहाँ आएंगे, भोजन नली में आएंगे। ठीक, ग्रास नली जिसको बोला जाता है। तो ये सबसे क्या होता है, संकुचन, यानी ये क्या होता है धीरे धीरे सुटकता और उठता भी है। ठीक, यानी क्या होता है, ये जब मतलब कोई भी पानी होता है, जैसे पाइप रहता है तो पहले इस तरह से आपका 2 पाइप हो गया। ठीक, ये आपका पाइप हो गया, जैसे आप लोग सिंचाई करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, इससे मतलब पूरा नीचे इसमें पानी नहीं भरा हुआ रहता तो सिकुड़ा हुआ रहता है। ठीक, लेकिन जैसे इसमें पानी फ्लो होता है, जैसे इसमें पानी आ जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे फूलने लगता है। तो वैसे ही हमारा एक नलिका भी कुछ इसी तरह पाइप के जैसा होता है। क्या होता है पाइप की जैसा, जैसे हम लोग यहाँ भोजन नहीं खाते हैं तो उसमें वो क्या होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग जैसे भोजन करते हैं तो क्या करता है, धीरे धीरे वो अंदर जाता है, तो हमारा वो जो फूलने लगता है। ठीक, क्या फूलने लगता है, ग्रास नली यही कहता है इसमें। ठीक, उसके बाद बोलता है यहाँ नीचे भोजन होता है, फिर भोजन नली होता है, अमाशय इसके थोड़ा नीचे होता है, इस तरह से सिकुड़ता और फैलता रहता है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। मुख गुहा से निकला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रास नली की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता रहता है। यानी क्या होता है, सबसे पहले ग्रास नली में जाता है और उनके संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकते रहता है, यानी फैलते और संकुचन मतलब वो हमेशा क्या होता है, एक बार फूलता है एक बार उठी होता है, संकुचता है। तो क्या होता है, उससे धीरे धीरे भोजन जैसे नीचे सरकता रहता है। आपको कभी उल्टी हुई है, ऐसा क्यों, कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी वमन उससे बाहर निकाल देती है। यानी जो हमारा मतलब
कभी कभी क्या होता है, कुछ भोजन जो है तो हम लोग अपचित पदार्थ या हम लोग मतलब क्या उसका स्वाद हम लोग अनुभव बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, यानी मतलब वो ख़राब हमारे लिए होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, तो हमारा उल्टी हो जाता है। ठीक, अब हम लोग स्टोमाच यानी अमाशय के बारे में पढ़ते हैं यहाँ से। बोलता है अमाशय, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं जी जे आकृति का होता है। कैसे होता है, तो इसका आकृति जो होता है वो जे तरफ के इस तरह से कुछ होता है। ठीक, हम लोग आगे देखेंगे। तथा याहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, और याहार नाल यानी खाने वाला रास्ता का जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो अमाशय होता है। यह एक ओर ग्रासिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में जाके ही खुलता है। तो डायरेक्ट जाके मतलब ये भोजन को सबसे पहले लेता है और ये छोड़ता है, तो कहाँ से उस भोजन को, तो क्षुद्रांत में जाके इसको छोड़ देता है। यानी उसका पाइप जो होता है वहाँ से वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है कहाँ तक, तो क्षुद्रांत तक। अमाशय का आंतरिक सतह जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, अमाशय का जो भीतरी सतह होता है वो क्या कहलाता है, श्लेष्मा झिल्ली कहलाता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। ये अमाशय से ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे मतलब भोजन में क्या करता है, मिला देता है, और कुछ भी मतलब मटेरियल मतलब सरल मतलब बहुत होता है क्या, पहले सबसे पहले जटिल पदार्थ होता है उसको सरल पदार्थ में चेंज करता है, तो फिर हमारा धीरे धीरे पाचन की प्रक्रिया होती है। तो जब वो मतलब सरल पदार्थ में नहीं चेंज हो पाते हैं, तो लगातार ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होता है, वो गला देता है, और ये इतना पावरफुल होता है कि किसी भी चीज़ को ये गला सकता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें जठर रस का भी, इसे जठर रस भी कहता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस को इसे जठर रस भी कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली अमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये झिल्ली जो है सो अमाशय की आंतरिक सतह को भी क्या करता है, रख रखाव करता है। स्रावित अम्ल अनेक जैसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाता है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एक अमाशय है यहाँ पे। ठीक, ये आपका क्या हो गया, अमाशय हो गया। एक आपका ऊपर में ग्रास नली था, उसके बीच में आपका क्या आ गया, अमाशय। अगर वो डायरेक्ट जाके कहाँ खुलता है, तो छोटी आंत में जाके खुलता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे आके खुला है, तो छोटी आंत में जाके खुला है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। बोलता है कि अम्लीय माध्यम पाचक रसों को क्रियान्वित करता है। यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ये क्या करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में ये विघटित करता है। तो कौन करता है, तो ये हमारा जो है सो पाचक रस करता है। ठीक, अगला क्षुद्रांत है, छोटी अंत। यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या होता है, ये आहार नाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी खाने वाला रास्ता के लिए एक बहुत ही बढ़िया अंग होता है। बोलता है यह लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नई है। इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों ही होता है। पाचन मैंने कुछ भी चीज़ मतलब यहाँ से पाचन हो रहा है, अवशोषण का मतलब यहाँ से कुछ भी मटेरियल जो अच्छा होता है वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो कौन इसका काम कौन करता है, तो इसका काम छोटी आंत भी करता है। ठीक, ये आपका जो है सो ऊपर वाला जो है सो आपका बड़ी आंत हो गया, और नीचे वाला जो ये सब है छोटी आंत। ठीक, क्षुद्रांत जिसको भी बोला जाता है। ये दो तरह के आंत जो है सो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। छोटी आंत की ग्रंथियों से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे आंत्र रस कहा जाता है, आंत्र रस कहा जाता है। इसके साथ ही यह अकृत एवं अग्नाशय से भी स्राव प्राप्त करती है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई हजारों संरचना पाई जाती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से संरचनाएं जो है सो छोटी आंत में पाई जाती है। उसके बाद आगे है कि जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है, यानी इस तरह की संरचना को क्या कहा जाता है, दीर्घरोम भी कहा जाता है। ठीक, रंसाकुर संरचनाएं अथवा दीर्घरोम भी कहा जाता है। रंसाकुर छोटी अंत की अवशोषण की सतह को बढ़ाती है। ये क्या करता है, मतलब बढ़िया पदार्थ जो रहता है उसको अवशोषण करने का काम करता है, साथ में इसको उसकी सतह जो है सो बढ़ाता है। ठीक, इस तरह से कुछ संरचना होता है रंसाकुर का। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है, छोटी अंत में उपस्थित होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इधर जो है सो पार्ट किसका है, लिवर, यानी जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लिवर बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया अमाशय इधर, अग्नाशय उसके नीचे, और ग्रास नली जो हम लोग खाना वाला नली खाते थे। उसके बाद जो यहाँ से क्या होता है, एक कनेक्ट इधर होता है, अकृत होता है जिसको बोला जाता है
लिवर इंग्लिश में। ठीक, चलिए इसका भी काम और क्रिया पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, यहाँ पे भी गैल ब्लेडर, जिसको पित्ताशय भी कहा जाता है, ग्रहणी नलिका भी यहाँ पे पाया जाता है। यकृत क्या होता है, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। इसका रंग कैसा होता है, गहरा लाल और भूरा रंग के प्रवृत्ति का, जो जो उदास क्या है, जो उदय के ऊपरी दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस स्रावित करता है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। ये आपका जैसे ये थैली क्या है, चलिए रुकिए थोड़ा, ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है मानव शरीर का। सबसे बड़ा ग्रंथि अगर यदि पूछे कहीं क्वेश्चन में तो क्या होता है, लिवर होता है, यकृत होता है। इसमें क्या होता है, एक पित्ताशय का जो है सो थैली होता है। इसमें कौन सा रस जो है सो हमारा स्रावित होता है, तो जो भी मतलब यही पित्त रस स्रावित करता है, इसी को क्या बोला जाता है, पित्ताशय बोला जाता है। ठीक, ये क्या करता है, रस क्यों निकालता है, तो वसा के पाचन के लिए। ठीक, वसा पाया जाने वाला पदार्थ, जैसे आपका हो गया कोई तेल हो गया, उस समय क्या पाया जाता है, तो वसा पाया, चर्बी जिससे बढ़ता है। ठीक, अग्नाशय बोलता है, यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे रहता है। इससे स्रावित होने वाला अग्नाशयिक रस भोजन में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको इनके सरल रूप में परिवर्तित करता है। तो देखिए अग्नाशय आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए इसके नीचे पाया जाता है, अमाशय के ठीक नीचे जो है सो आपका क्या पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है। ठीक, और हमारा जो पित्ताशय है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो लिवर के थोड़ा नीचे। तो लिवर के नीचे क्या, यानी यकृत के थोड़ा नीचे जो पाया जाता है उसको पित्ताशय बोला जाता है। और अमाशय ये आपका ऊपर वाला हो गया, उसके नीचे जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, तो अग्नाशय बोला जाएगा। ठीक, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इस सब का जो है सो अगर कठिन जटिल रूप में रहता है उसका धीरे धीरे पाचन करने का काम करता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां अंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। यानी जो हमारा बढ़िया से अगर यदि पच नहीं पाता है मैंने कोई भी पदार्थ, खाना वाला पदार्थ, तो वो धीरे धीरे कहाँ पे आता है, क्षुद्रांत में, यानी छोटी अंत में आ जाती है। ठीक, तो वहाँ से क्या एक अंतर रस जो हमारे पीछे पड़े थे, तो वो क्या करता है, उसको पूरा प्रक्रिया को जो है सो पूरा पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में वसा वसा अम्ल एवं गिल्सॉरल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में भी परिवर्तित हो जाते हैं। रंसाकुर की सतह से भोजन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है या रुधिर वाहिकाओं में, चलिए आगे कहाँ पे चला जाता है, तो रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ठीक, मतलब अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। यहाँ इसके उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण भी कहा जाता है। ठीक, अब बोलता है कि शरीर के विभिन्न भागों में अवशोषित भोजन का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल होता है। जैसे एमिनो अम्ल से आवश्यकता अनुसार प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किससे बनता है, तो एमिनो अम्ल से बनता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है एवं ऊर्जा मुक्त करता है। इसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों में होता है। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। ठीक, और यहाँ से क्या ऊर्जा की प्राप्ति लोगों को होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। जो भोजन का पाचन नहीं हो पाता है वो कहाँ पे चला जाता है, तो बड़ी आंत में चले जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में। ठीक, बृहदांत्र, इसकी लंबाई कितना होती है, लगभग 1.5 मीटर होती है। यह क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यानी छोटी आंत से क्या होता है, ये चौड़ा होता है और उससे छोटा होता है, वो ज़्यादा लंबा होता था और ये छोटा होता है। इसका मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना एवं अपशिष्ट पदार्थों का मलाशय में भेजना है। इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या, जल को सोखना और उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेजना। यानी जो सब मतलब मटेरियल मतलब लास्ट में बच जाता है उसको क्या करता है, मलाशय में भेजता है। कौन भेजता है, तो इसका काम तो बड़ी आंत की काम होती है। यहाँ अपशिष्ट अर्धठोस मल के रूप में संग्रहित रहता है। समय समय पर यह मल गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। क्या होता है, जब अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है तो उनके द्वारा जो है सो गुद्दा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसको उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक, चलिए अब घास खाने वाले हम लोग जंतु कैसे पाचन करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या होता था, बिना घास खाने वाले हम लोग जो था उसका पाचन पढ़ लिया। अब हम लोग घास खाने वाले जंतु, आपने देखा होगा कि गाय घास खाने के बाद भी लगातार अपने जबड़े को चलाते रहते हैं, माना उनके मुंह गुहा में भोजन चबाया जा रहा है। गाय द्वारा लगातार भोजन के चबाए जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, जुगाली कहा जाता है। ठीक, आप लोग सुने होंगे वर्ड। घास खाने वाले जीवों का आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 कक्षों से में विभाजित होता है। इसका आमाशय जो है सो एक विशेष प्रकार का मनुष्य के जैसा नहीं पाया जाता है। इसका 4 कक्षों में 4 भाग में विभाजित होता है।
वास्तव में गाय घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है। अमाशय की यह भाग रुमेन या प्रथम अमाशय कहलाती है। यानी तुरंत ही मतलब चबा के और क्या करता है, अमाशय के एक भाग में जो है सो इसको रख मतलब भंडारित कर लेती है। इसी को क्या बोला जाता है, रुमेन बोला जाता है। ठीक, रुमेन का डिफिनेशन आए तो क्या बोल देंगे आप लोग कि घास खाने वाले जीवों का अमाशय विशेष प्रकार का होता है जो चार कक्षों में विभाजित होता है। वास्तव में गाय घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो रुमेन कहा जाता है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, चलिए इसके तंत्र के बारे में। आपका क्या हो गया, ग्रसिका हो गया, हम लोग का भी ग्रसिका यानी आहार नालिका जिसमें भोजन खा रही है। ठीक, उसके बाद बोलता है रुमेन कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है सिर्फ, मतलब जैसे आहार ग्रसिका के बाद इसका कौन सा आता है, तो रुमेन है, तो उसके बाद इसका क्षुद्रांत्र आता है, इधर नीचे आपका अमाशय, उसके बाद इधर यंत्रनाल और लास्ट में आपका वृद्धंत्र हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव जैसे गाय भैंस बकरी आदि रूमिनेंट कहलाते हैं। जो भी शाकाहारी भोजन करते हैं उस सभी को क्या बुलाया जाता है, तो रूमिनेंट बुलाया जाता है। क्यों रूमिनेंट बुलाया जाता है, क्योंकि उसमें रुमेन पाया जाता है जो शाकाहारी भोजन करता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहा जाता है। यानी रूमेन में क्या होता है, लगभग पाचन जो है सो कहाँ पे होता है, अगर यदि मतलब कोई भी आपका गाय भैंस बकरी इस सारे जो जीवों का जो पाचन होता है आधा से ज़्यादा वो कहाँ पे वो रुमेन में हो जाता है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रूमिनेंट भी बोला जाता है। रुमेन में भोजन का इसे जुगाल कहते हैं, इसे जुगाल भी कहा जाता है। बाद में रुमिनेंट जीव इसे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता है। यानी जो बचा हुआ भोजन रहता है अगर यदि वो पूरा प्रक्रम से नहीं पच पाता है तो उसको फिर से क्या करता है, इन्हीं नली से जो है सो अपना जो है सो मुंह में लाता है और फिर वो चबाते हैं, और चबा के और क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको फिर से जुगाली करने के बाद वो अपना पाचन क्रिया को मतलब स्रावित करते हैं। इन्हीं को बुलाया जाता है, जुगाली करना भी बुलाया जाता है। ठीक, जुगाल को वापस निकालने पर यह अमाशय के दूसरे कक्ष रेटिकुलम में पहुंचाता है जहां भोजन का विखंडन होता है। यानी क्या होता है, जुगाल को वापस निकलने पर जो है सो अमाशय के दूसरी कक्ष कहाँ पे पहुंचता है, तो रेटिकुलम। यानी जब ये चबा लेता है उसके बाद रुमेन के बाद अब कहाँ जाएगा, तो रेटिकुलम में जाके पहुंचता है जहाँ भोजन का विखंडन होना है, जहाँ धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करता है। कौन करता है, यहाँ से तीसरे कक्ष ओमेस्तन में पहुँचता है। उसके बाद से भोजन कहाँ पे पहुँच जाता है, तो ओमेस्तन में आके पहुँच जाता है। फिर बोलता है जहाँ ज़्यादातर पानी का अवशोषण होता है, तो पानी का क्या होता है यहाँ पे जल्दी ज़्यादा अवशोषण सोखता है। ठीक, फिर एक चौथे एबोमेसम भाग में पहुँचता है। अब लास्ट पार्ट जो है सो चौथे एबोमेसम में ये पहुँच जाता है भाग, इसका जो भोजन था। ठीक, और उसके बाद जहाँ अमाशय के एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है और क्षुद्रांत और वृद्धांत्र में अवशोषण होने के बाद अनपचे पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है सो शाकाहारी मतलब उस तक भेड़ बकरी आपका गाय हो गया, जितना भी आपका जो है सो शाकाहारी वाला जीव जो है सो इस तरह का जो है सो पाचन होता है। तो उसका आधा से ज़्यादा प्रक्रिया कहाँ पे होता है, तो रुमेन में हो जाता है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं पोषण का परिवहन एवं स्वतंत्रता से संबंध। मानव की ये तीनों प्रणाली एक दूसरे के साथ परस्पर मिलकर कार्य संपन्न करते हैं एवं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके और वह अपनी दैनिक जीवन की क्रियाएं प्राप्त कर सके। बोलता है कोशिका तथा ऊर्जा पहुंचाने के लिए पोषक तत्व जो हम अपने भोजन को ग्रहण करते हैं वे जटिल रूप से सरल रूप में पाचन तंत्र द्वारा परावर्तित होती है। ये क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित होकर रक्त कोशिकाओं में विस्तृत हो जाते हैं तथा संचार प्रणाली द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। यानी क्या होता है, कोशिका ऊर्जा पहुंचाने के लिए पोषक तत्व जो हम अपने भोजन ग्रहण करते हैं वे सबसे पहले जटिल पदार्थ में होता है, उनसे धीरे धीरे सरल पदार्थ में चेंज होता है, उसके बाद पाचन के द्वारा वो परिवर्तित होते रहे से चेंज होते रहता है। ठीक, फिर क्या होता है, ये क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित यानी छोटी आंत के द्वारा ये क्या कहता है, सौंख लिया जाता है और जो है तो इसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, रक्त यानी खून में भेज दिया जाता है। ठीक, पोषक तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भी संचार प्रणाली की उत्तरदायी होती है। यानी संचार प्रणाली के भी इसको जो है सो परिवहन के लिए क्या होता है, वही परिवहन करता है। या ऑक्सीजन स्वतंत्र तंत्र की सहायता से ग्रहण किया जाता है एवं शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। पोषण परिवहन एवं स्वतंत्र तंत्र का मुख्य कार्य अधिकांश खाद्य पदार्थ के पाचन एवं भोजन के पोषक तत्व एवं खनिजों का अवशोषण करना होता है। तो यहाँ से आप लोगों का जो है सो ये पूरा चैप्टर जो है सो कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।